नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हिंदी साहित्य का मैराथन वीडियो लेकर आ गया हूं। तो आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी आप लोगों के द्वारा। तो हमने हिंदी साहित्य का मैराथन वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आपको बता दें कि हिंदी साहित्य से जितने भी मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ उनसे हट के ये वीडियो हमारी आज की होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस बार के शिक्षक भर्ती में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको सभी PDF जो है और इस वीडियो की भी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का पहले इतिहास पढ़ा जाता है। इतिहास की अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है। थोड़ा इसका जो टाइपिंग है वो छोटे अक्षरों में है, तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी ज्यादा कर इस वीडियो को देखिएगा, आपको साफ साफ दिखेगा। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। ये 4 पार्ट में ही बांटा जाता है। इसके सन की बात करें तो 1050 से 1375 ईस्वी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को मानिएगा आप। 1050 से 1375 ईस्वी जो है आदिकाल है। और भक्ति काल की बात करें तो 1375 से 1700 ईस्वी जो है भक्ति काल। उसके बाद 1700 से 1900 जो है रीति काल। और 1900 से अब तक का जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल। यही जो है गणना जो है आधार पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही गणना सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इस गणना को बस ध्यान रखिएगा। और दूसरा कुछ और भी मान्यताएं हैं तो उसको भी आप समझ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है पहले मैंने जो बता दिया हूँ सन वाला गणना, वो जो है काफी चर्चा में रहता है और काफी उस पर ही प्रश्न ज्यादातर देखने को मान्यता के आधार पर मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है। अब हम चलते हैं, पहला हमारा टॉपिक होगा आदिकाल। आदिकाल के नामकरण की हम देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो उसको देखते हैं। जैसे आदिकाल को चारणकाल किसने कहा तो ग्रियर्सन ने कहा। वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब ट्रिक से जोड़ना चाहेंगे तो जोड़िएगा कि वीर कौन होते हैं तो राम थे। उस समय वीर सबसे वीर कौन थे तो राम थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे ट्रिक से जोड़ सकते हैं। आदिकाल को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाम रखा था। आदिकाल को आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। संधि काल या चारण काल जो है राम कुमार वर्मा। अच्छा, राम के जो कुमार होते हैं वो क्या करते हैं, संधि कराते हैं, एक दूसरे के बीच में संधियां कराते हैं, तो उसी को राम कुमार वर्मा एक ट्रिक के माध्यम से जोड़कर याद करिएगा। उसके बाद सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, स यहाँ भी है और सिद्ध यहाँ भी है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो सिद्ध सामंत काल जो है आदिकाल को किसने कहा था तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। आगे चलते हैं आरंभिक काल। आरंभिक काल जो है मिस्र बंधु, और मिस्र बंधुओं का जो है प्रभुत्व आप इतिहास में जब पढ़ते हैं तो उनका काफी मिस्र बंधुओं का जो है प्रभुत्व देखने को मिलता है, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप। तो आरंभिक काल को जो है मिस्र बंधुओं ने नाम दिया था आदिकाल को आरंभिक काल। उसके बाद बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और देखिए जो महान होगा वो एक बीज के समान होगा, इंपोर्टेंट बीज के समान हो, तो बीज वपन काल किसने कहा था तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये चीजें ऐसे जोड़कर आप याद कर सकते हैं। तो ये हिंदी जो है आदिकाल के इंपोर्टेंट नामकरण है जो मैंने आपको करा दिया, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ये टाइपिंग पतला है मतलब छोटा है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वीडियो की क्वालिटी आप ज्यादा कर लीजिएगा, आपको साफ साफ दिखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना जो है चंद बरदाई ने किया है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। किसकी तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है तो चंद बरदाई। अमीर खुसरो को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है अमीर खुसरो को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, हिंदुस्तान की तूती। हिंद इस्लामिक समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधित्व जो है अमीर खुसरो को माना जाता है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगार कवि हुए जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। और विद्यापति को मैथिली कोकिल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम बना हुआ है एग्जाम में, तो इस पॉइंट को
ध्यान रखिएगा। अब विद्यापति की रचनाएं भी देख लेते हैं। अच्छा, इनका कुछ और भी नाम है, जैसे इनको कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है विद्यापति को, अभिनव जयदेव के भी नाम से जाना जाता है, और मैथिली कोकिल के नाम से तो जाना ही जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा विद्यापति की। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पटाखा, ये 3 इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं विद्यापति की, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछी जाती है। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल को भी समझते हैं एकदम साधारण शब्दों में। देखिए, भक्ति काल की अगर हम बात करें तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा को 2 धाराओं में बांटा जाता है, एक ज्ञानाश्रयी धारा, एक प्रेमाश्रयी धारा। और सगुण भक्ति धारा को जो है 2 धाराओं में बांटा जाता है, रामाश्रयी धारा और कृष्णाश्रयी धारा में जो है बांटा जाता है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इस मतलब पूछेगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन कौन से कवि हैं, कौन इसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं। उसको हम आगे दिखाते हैं आपको कि कौन कौन जो लेखक होंगे या कवि होंगे वो किस जो है क्षेत्र में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, संत काव्य धारा की बात करें तो इसमें कबीर आ जाएंगे, रैदास आ जाएंगे, गुरु नानक जी आ जाएंगे। सूफी काव्य धारा की बात करें तो जायसी आ जाएंगे। राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो तुलसीदास फेमस है, राम भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड इनकी काफी रचनाएं हैं। अभी आगे इनकी रचनाएं हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद कृष्ण भक्ति धारा से बात करें तो सूरदास, रसखान, मीराबाई, ये तीनों लोग जो है कृष्ण भक्ति धारा से बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो इनकी भी रचना अभी हम आगे देखेंगे, ये कवि जो इनसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा भक्ति काल से रिलेटेड। अब भक्ति काल से ये सभी कवि हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर पूछ देगा कि इसमें से कौन सा भक्ति काल से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कोई एक नहीं होगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, 3 इसी में से होंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट अब कबीर की। कबीर से इंपोर्टेंट बातें देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप लोगों को। जन्म 1398 में हुआ था, कहां पर? काशी में। कबीरदास की मृत्यु 1518 में हो गया था, कहां पर? तो मगहर, जिला बस्ती में पड़ता है ये। पालन पोषण जो है अली और नीरू नामक दंपतियों ने किया था। पत्नी इनकी लोई थी। कमाल कमाली इनके पुत्र पुत्री थे, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। रामानंद इनके जो है गुरु थे। अब इनकी वाणी जो है साखी शबद रामायणी, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साखी शबद रामायणी जो इनकी वाणी संग्रह है। अगला इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। आगे चलते हैं, कबीर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कई बार प्रश्न पूछा है। कबीरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है इनसे रिलेटेड, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको। जैसे कबीर की वाणियों को संकलित करने का श्रेय बीजक में उनके शिष्य जो धर्मदास है उनको जाता है, क्योंकि कबीर खुद लिखा नहीं करते थे, तो इनके शिष्य जो धर्मदास थे वो बीजक की रचना की। इसमें इनकी जो तीनों वाणियां थी, जैसे साखी शबद रामायणी, इनका तीनों का जो है विमोचन जो है इस बीजक जो है संकलित, बीजक में जो संकलित करने का कार्य जो है धर्मदास ने किया था, इनके शिष्य थे। तो कबीरदास से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे चलते हैं, अगला लेखक हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, सभी भक्ति काल के रिलेटेड कवि हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनका बात करें तो जायसी का जन्म 1492। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इनकी रचनाएं और इनकी उपाधियां जो होगी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, उस पर आप फोकस करने का कार्य करिएगा। जैसे इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे था। उसके बाद गुरु सैयद अशरफ थे, इनके गुरु थे। उसके बाद आश्रय दाता राम सिंह इनके अमेठी नरेश जो थे, उन्होंने इनको आश्रय दिया था। इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा जो है इनका महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद जैसे ये किसके समकालीन थे? तो जायसी दिल्ली के बादशाह शेर शाह सूरी जो था उसके समकालीन ये जाने जाते हैं। जायसी एक आंख से काना थे और पद्मावत हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इन्हीं की रचना पद्मावत है जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पूछेगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है। और उसकी भाषा क्या थी? तो अवधी भाषा थी। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है इसकी भाषा पद्मावत की, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब अगले लेखक पर हम चलते हैं, उनसे देखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, ये भी भक्ति काल से संबंधित है, लेकिन राम भक्ति शाखा से संबंधित ये थे। इनकी अगर हम बात करें तो जन्म जो है
1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट जो था गंगा घाट वहां पर इनकी हो गया था मृत्यु। पिता आत्माराम दुबे, माता हुसली देवी और पत्नी जो है रत्नावली थी। पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने इनका किया था। बचपन का नाम राम बोला था। ये बना हुआ है तो ध्यान रखिएगा। गुरु इनका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गुरु इनको नरहरियानंद जो है, नरहरि दास या नरहरियानंद उनके गुरु थे। इस चीज को ध्यान रखेगा। अब इनकी रचनाएं देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं। ये 5 बड़े ग्रंथ हैं जो काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक है रवि को दोगी, ठीक है, रवि को दोगी। जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, इनके 5 बड़े ग्रंथ है जो गोस्वामी तुलसीदास के फेमस है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास के 8 छोटे छोटे ग्रंथ जो हैं उनको हम देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए, पहला कौन है? रामलला नाचू, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक। ये 8 छोटे छोटे जो है इनके ग्रंथ हैं। इनसे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इन्हीं से रिलेटेड जो है अब भाषा देखते हैं कि कौन कौन सी रचना इनकी कौन कौन सी भाषा में, जो कि इनकी रचनाएं जो है भाषा भी काफी पूछा जाता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के। जैसे रामचरितमानस वैश्यवाड़ी अवधि में इनकी भाषा है। अब यहाँ से अवधि भाषा ये नहीं पूछेगा कि वैश्यवाड़ी अवधि, पूर्वी पश्चिमी अवधि, ये इतना अंदर ही प्रश्न नहीं जाएगा। लेकिन अवधि भाषा में कौन कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की है उसको समझिएगा। तो रामचरितमानस है, रामलला नाचू है, वरवै रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल, ये अवधि भाषा में इनकी रचना है। अब ब्रज भाषा में इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। देखिए ब्रज भाषा में 8 इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैसे दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, वरवै संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली और गीतावली। ये जो है गोस्वामी तुलसीदास के ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। तो अब हमने गोस्वामी तुलसीदास के सभी रचनाओं को देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, अष्टछाप कवियों के रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। अष्टछाप कवि की बात करें तो अष्टछाप के 2 महत्वपूर्ण कवि थे, वल्लभाचार्य और विठल दास। अब इनके जो शिष्य थे वो अष्टछाप कवि कहलाते हैं। जैसे कुंभन दास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन लोगों के शिष्यों को, क्योंकि इनके शिष्य भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, इसमें से कौन सा विठल दास के शिष्य नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ध्यान रखिएगा ये 4 लोगों को। उसके बाद विठल दास के शिष्य की बात करें तो गोविंद दास, नंद दास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास जो है इनके जो है ये 4 शिष्य जो है विठल दास के शिष्य। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट कवि हैं, जैसे सूरदास इम्पोर्टेंट है इसमें से, उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट कवि होंगे, उनकी रचनाओं को हम देखते हैं इसमें से आगे चलकर। आगे चलते हैं तो हमें सूरदास आ जाते हैं। सूरदास की महत्वपूर्ण हम रचनाएं भी देखते हैं। जैसे सूरदास का जन्म 1478 में रुनकता में हुआ था। सूरदास की मृत्यु जो है 583 ईस्वी में पारसौली चंद्र सरोवर के समीप मथुरा में हुआ था। पिता का नाम रामदास सारस्वत और गुरु वल्लभाचार्य थे। अभी आपको दिखाया हमने। इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, इनकी जो है इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। अगला पॉइंट, सूरदास जो है ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास। सूरदास अकबर के समकालीन थे और सूरदास की जो भक्ति भाव थी वो साख्य भाव थी। कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि सूरदास का कैसा भक्ति भाव था, तो सख्य भाव जो है इनका भक्ति भाव था सूरदास का। उसके बाद कृष्ण काव्य परंपरा का आधार ग्रंथ जो है श्री भागवत पुराण माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है मीराबाई इंपोर्टेंट है। ये भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, भक्ति काल के बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। इनकी भी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, उसको देखते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में चौकड़ी ग्राम में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई की मृत्यु जो है 1546 में द्वारका में हो गया था। पिता रत्न सिंह और पति भोजराज थे, जो कि काफी फेमस थे उस समय की। ये लोग राजा हुआ करते थे। उनकी ये पत्नी थी जो कि कृष्ण के इतने प्रेम में वियोग हो गई थी कि सब चीज जो है, सब धन दौलत त्याग दिया था इन्होंने कृष्ण के संयोग में।
आगे चलते हैं, गुरु इनके कौन से, तो रैदास थे। अब देखिए मीरा का अर्थ होता है पुरुष, परम पुरुष, ईश्वर की पत्नी, पृथ्वी, सरस्वती और सरिता जो है मीरा शब्द का जो है अर्थ होता है। मीरा की उपासना माधुरी, अब इनकी उपासना कैसी थी, तो माधुर्य कांता भाव की जो है इनकी उपासना थी, या कांता भाव कह सकते हैं, या माधुर्य भाव जो है इनका उपासना था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी रचनाएं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद के टीके, राग गोविंद और राग सोरठा के पद जो है इनके बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सभी कृष्ण से रिलेटेड जो है इन्होंने रचनाएं की थी। तो इनकी इतनी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, मीराबाई से रिलेटेड। आगे चलते हैं, अगले हमारे कवि आते हैं रस खान। ये भी कृष्ण भक्ति शाखा से ही संबंधित हैं और इनका बचपन का नाम जो है सैयद इब्राहिम खां, ध्यान रखिएगा। जन्म 1548 में हुआ था, दिल्ली के पठान सरदार के घर में। आगे चलते हैं, गुरु जो है गोस्वामी विठल दास इनके थे और इनकी बस इंपोर्टेंट इतनी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला, जो कि कृष्ण से ही रिलेटेड इन्होंने रचना किया था, जिसमें से इनकी इंपोर्टेंट इतनी रचनाएं हैं, 4 रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा रसखान की, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला। आगे चलते हैं, अगले हमारे कवि आते हैं रहीम। इनका बचपन का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। आगे चलते हैं, इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था लाहौर में, मृत्यु 1627 ईस्वी में चित्रकूट में हो गया था और पिता बैरम खां और आश्रयदाता जो है अकबर ने इनको आश्रय दिया था। रहीम दास माधुर्य युगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधित्व कवि थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनकी रचनाएं जो है वर्वय नायिका भेद, श्रृंगार सतगई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, खेल कौतुकम, रास पंचाध्यायी जो है इनके रचनाएं है, जिसमें से ये रचना और ये रचना इनके इंपोर्टेंट है, वर्वय नायिका भेद और रास पंचाध्यायी जो है किसकी रचना है, तो रहीम दास की रचना है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला कुछ भक्ति काल के प्रवर्तक हैं, संप्रदाय है और उसके प्रवर्तक को देखते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जैसे अद्वैतवाद किससे संबंधित है, तो शंकराचार्य से। अ से उल्टा और शंकर जी उल्टा थे, ऐसे ट्रिक से जोड़िएगा, याद हो जाएगा। दैतवाद कौन थे, तो माधवाचार्य थे। विशिष्ट दैतवाद कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। उस समय के सबसे विशिष्ट गुरु कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। ऐसे जोड़कर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो विशिष्ट दैतवाद कौन है, रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद कौन है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कैसे हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय कौन है, तो रामानुजाचार्य। और श्री राम और श्री संप्रदाय ऐसे जोड़ सकते हैं, तो रामानुजाचार्य, ट्रिक से याद हो जाएगा। सांख्य दर्शन के कौन है, तो कपिल मुनि। योग दर्शन के कौन है, तो पतंजलि। पतंजलि आपको पता ही है कि बाबा रामदेव योग से ही ज्यादा फेमस हैं। तो योग दर्शन कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन कौन है, गौतम। मीमांसा दर्शन कौन है, जैमिनी। दैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दैताद्वैतवाद दैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बकाचार्य हैं और गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो ये कुछ संप्रदाय थे और कुछ प्रवर्तक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भक्ति काल से ही ये संबंधित हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के फेमस लेखक रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म 1850 में काशी में हुआ था, मृत्यु 1885 में। ये 1985 होना चाहिए, गलत हो गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, इनके जन्म से मृत्यु से लेकर, तो ये थोड़ा गलती ध्यान रखिएगा। चलिए, मृत्यु स्थान काशी में हुआ था। पिता गोपाल चंद्र थे और विद्या गुरु की बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिसको कहा जाता है, वो इनके गुरु माने जाते हैं। आगे चलते हैं, इनके इंपोर्टेंट जो है संपादक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कवि वचन सुधा किसके हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन आपको पता हो जाएगा कि हरिश्चंद्र नाम है तो हरिश्चंद्र यही जो है इसके संपादक होंगे। और बाल बोधि पत्रिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादक थे। तो ये 3 पत्रिकाएं जो इंपोर्टेंट है इनकी, ध्यान रखिएगा, उस समय जो है ये संपादित करते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड इंपोर्टेंट है, एकदम रीमार्क लगा लीजिएगा, याद करिएगा। आगे चलते हैं, अब इनकी कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं उसको देखते हैं। जैसे
पहली रचना है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन। प्रेम इनके रचनाओं में सबसे ज्यादा लगा है, तो ध्यान रखिएगा। आगे और भी रचना है जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका और भारत वीरत्व विजय बल्लरी, इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे और रचनाएं देख लेते हैं जैसे विजय पटाखा, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा इंपोर्टेंट है, और नए जमाने की मुकरी जो इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिचंद से इतनी रचनाएं हम ने देख लिया जो महत्वपूर्ण थी, आपको हमने बता दिया, याद कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ लेकर अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कवि वचन सुधा, हरिचंद मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका जो है ये संपादक थे पत्रिकाओं के। ये 3 पत्रिकाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है भारतेंदु हरिचंद की, तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। आगे चलते हैं और अगला हमारा रचना कौन सा आ रहा है, बद्री नारायण चौधरी जी की रचना आएगी। चलिए, बद्री नारायण चौधरी, इसको थोड़ा हमें जूम करना पड़ेगा तब आपको साफ साफ दिखेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छा कर देखिएगा, आपको साफ साफ दिखेगा। चलिए, बद्री नारायण चौधरी की अगर रचना की बात करें, चौधरी या प्रेम घन इसकी उपाधि मिली हुई है, तो इनकी पहला रचना है जीर्ण जनपद, बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद अरुणोदय, ये भी महत्वपूर्ण है। हार्सिक हर्षादर्श, इनकी रचना है। मयंक महिमा, अलौकिक लीला जो है इन्हीं की रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। और अगला है वर्षा बिंदु, पीतर विलाप, इन्हीं की रचना है। और ललित साहित्य, लालित्य लहरी और प्रेम पीयूष वर्षा जो है इन्हीं की रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो ये इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले हमारे लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनसे इंपोर्टेंट इनकी जो रचना है जैसे प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, संगीत शकुंतला, दीवाने बर हम और रसखान शतक जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हम जगमोहन सिंह की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट है, जैसे प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्याम सरोजनी, देवयानी, इनकी जो है जगमोहन सिंह की जो है रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं देख लेते हैं इसी के साथ, पावच पचासा, शु कवि सतसई, होरी, बिहारी बिहार जो है अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं जो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए, द्विवेदी युग से रिलेटेड इंपोर्टेंट कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनसे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनका पहला चीज की जन्म 1864 में हुआ था और 21 दिसंबर 1938 में मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान रायबरेली दौलतपुर में, मृत्यु स्थान जो है रायबरेली में हुआ था। पिता श्री राम सहाय द्विवेदी जी थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन किए थे। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये समय भी ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। देखिए, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक की बात करें तो चिंतामणि घोष पर जाइएगा। पहली चीज, चिंतामणि घोष जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और प्रथम संस्थापक थे चिंतामणि घोष, संस्थापक। और प्रथम संपादक की बात करें तो श्याम सुंदर दास जी जो थे वो प्रथम इसके संपादक थे, जो 1901 ईस्वी में जो है इसके संपादक किए थे। कौन? श्याम सुंदर दास। उसके बाद दूसरे संपादक जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो 1903 से लेकर 1920 तक उसके संपादक किए थे। सरस्वती पत्रिका इंपोर्टेंट है, संस्थापक चिंतामणि घोष। उसके बाद 1901 में जो है इसके प्रथम संपादक थे, जो कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। और 1903 से लेकर 1920 तक दूसरे संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताया। आगे चलते हैं, इनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि कौन सी रचना? देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली, व्रतम, समाचार संपादकत्वम, नागरी और है काव्य कान्य कुब्ज और अबला विलाप जो है इनके इंपोर्टेंट रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड। आगे चलते हैं, अगला हमारा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं,
जैसे मैथिली शरण रूप गुप्त की बात करें तो इनका पिता कौन थे? तो सेठ राम शरण दास जी थे। गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो आप आगे ऊपर आप लोगों ने देखा। इनकी इंपोर्टेंट रचनाओं को देखते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जूम कर दिखाते हैं, क्योंकि छोटा आपको दिखेगा तो आप कहेंगे कि साफ साफ नहीं दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर साकेत बहुत महत्वपूर्ण है, महाकाव्य है इनका, मैथिली शरण गुप्त का, कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। रंग में भंग, जयद्रथ वध, उसके बाद आ जाते हैं आगे भारत भारती, पंचवटी, विष्णु प्रिया, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं जैसे यशोधरा इंपोर्टेंट है इनका, ध्यान रखिएगा, यशोधरा। द्वापर भी इंपोर्टेंट है, और जय भारत इनकी जो है इंपोर्टेंट रचनाएं है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद जो है हरि गीत का है, ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त का ये प्रिय छंद भी है। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता जो है कौन सी थी? प्रथम कविता इनका पूछता है हेमंत, 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब इनका जो है यह प्रथम राष्ट्र कवि और दददा के उपाधि से सम्मानित है, जो कौन? मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं को देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिय प्रवास 1914 में संपादन हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। खड़ी हिंदी बोली की अगर पूछ दे तो प्रिय प्रवास जो है प्रथम महाकाव्य हो जाएगा, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैदेही वनवास 1904 में, पद प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और पारिजात, बोलचाल और रस कलश जो है, ये भी जितनी भी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ही रचनाएं हैं, जिसमें से सबसे दो महत्वपूर्ण है, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ये दोनों रचनाएं ध्यान रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी से। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है रामचरित उपाध्याय। इनके इंपोर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। विजय वसंत, श्रावण श्रृंगार, सुधा शतक का बरवा ब्रज भाषा में रचित है, राष्ट्र भारती, देव सभा और विचित्र विवाह। विचित्र विवाह जो है इन्हीं की रचना है। शुक्ति, मुक्तावली और देवदूत और भारत भक्ति जो है रामचरित उपाध्याय की रचना है। रामचरित चंद्रिका इंपोर्टेंट है, ये रचना इनकी इंपोर्टेंट है। और रामचरित चिंतामणि जो है इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। रामचरित उपाध्याय को द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। कौन? द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार जो है रामचरित उपाध्याय को माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे भी इंपोर्टेंट रचना है, जैसे सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं देखते हैं। जैसे इनका पहली रचना है मौर्य विजय, अनाथ, अरे यार, मौर्य विजय इनकी जो है पहली रचना है। उसके बाद जो है अनाथ है, दुर्वादल है, निषाद है, आद्रा है, आत्मसर्ग है, पाथे इंपोर्टेंट है इनकी रचना। पाथे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है सियाराम शरण गुप्त का। मृणमयी जो है, बापू, दैनिकी उन्मुक्त जो है इनकी रचनाएं हैं। नोआ खाली, जय हिंद और गीता संवाद भी इनकी इंपोर्टेंट रचना है, ध्यान रखिएगा सियाराम शरण गुप्त की। आगे चलते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना जो इंपोर्टेंट है। उद्धव शतक बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिंडोला भी, श्रृंगार लहरी, विराष्टक, गंगावरण और हरिश्चंद्र और कलकाशी जो है इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। रामदास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में रचनाएं जो है किया करते थे, जकी उपनाम से। आगे चलते हैं, श्रीधर पाठक की रचनाएं देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। श्रीधर पाठक की रचनाएं की बात करें तो जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, मनोविनोद, धन विजय, गुणवंत, हेमंत इनकी महत्वपूर्ण रचना है श्रीधर पाठक की, तो ध्यान रखिएगा। वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा आदि जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में श्रीधर पाठक स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? तो स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो श्रीधर पाठक जी है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी की रचनाओं को देखते हैं।
इनका इम्पोर्टेंट है पद पद पुष्पांजलि, प्रवासी, महानदी, मेवाड़ गाथा जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है लोचन प्रसाद पांडे की। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित हैं। तो काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से कौन सम्मानित है? तो लोचन प्रसाद पांडे। आगे चलते हैं, मुकुटधर पांडे की रचनाएं देखते हैं। इनकी इंपोर्टेंट रचना है प्रेम बंधन, पूजा फूल और कानून कुसुम। बहुत इंपॉर्टेंट है कानून कुसुम जो है मुकुटधर पांडे जी की रचना है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे यानी छोटा भाई थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, अभी हमने ऊपर पढ़े थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं देखते हैं। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। इंपोर्टेंट ये तीनों रचनाएं ध्यान रखिएगा राम नरेश त्रिपाठी की, मिलन, पथिक और मानसी स्वप्न। आगे चलते हैं, और भी लेखक हैं उनकी रचनाएं देखते हैं। अब जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड जो है रचनाएं देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो वाराणसी में जन्म हुआ था, वाराणसी में ही मृत्यु हो गया था। देवी प्रसाद इनके पिता थे, बचपन का नाम झारखंडी था, ध्यान रखिएगा। कालधर या कलाधर और आधुनिक कवि के सुमेर इनको कहा जाता है। ये उपाधियां इनको मिली है जयशंकर प्रसाद को। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। अभी हमने ऊपर देखा इसको। आगे चलते हैं और जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देखते हैं। छायावादी कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा जी हैं। और जयशंकर प्रसाद के उपन्यास की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसमें कंकाल, तितली जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनका इरावती जो उपन्यास है वो अपूर्ण उपन्यास है इनका। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड। इनके महत्वपूर्ण नाटक भी हैं जिससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, उन नाटकों को हम बारी बारी से देखते हैं। जैसे प्रायश्चित, ध्यान रखिएगा, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनके सभी नाटक हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण है एक घूट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जनमेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी भी इनका जो है नाटक है। कामना और एक घूट को छोड़कर प्रसाद के सभी नाटक जो है ऐतिहासिक है। कामना एक भी नाटक है और एक घूट को छोड़कर जो है इनका सभी नाटक जो है ऐतिहासिक है। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक, करुणालय। इंपोर्टेंट ये जितनी भी रचनाएं हैं ये आपको करा रहा हूँ जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड। महाराजा का महत्व और झरना जो है और आंसू इनके महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। झरना, आंसू, महाराजा का महत्व इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद की। और लहर और कामायनी इनका महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। प्रसाद की अंतिम कृति कामायनी है जिसमें 15 सर्ग हैं, और कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा जो है क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं, वो जो है कामायनी के पात्र हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड। आगे चलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी रचनाएं देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो जन्म बंगाल के प्रांत में मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक रियासत में हुआ था। 1961 में इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हो गई थी। पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी और मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी रचना भी कौन सी है तो मुक्तक छंद में रची रचना 1916 में जूहू की कली बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और मुक्तक छंद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं कौन तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की खड़ी बोली की प्रथम कविता जो है जूहू की कली ही है, ध्यान रखिएगा। बचपन का नाम सूर्य कुमार और निराला और महाप्राण जो है इनका कुछ उपाधियां मिली हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अब इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं देखते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे अनामिका, परमिल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, इनकी जो इंपोर्टेंट ये रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं जैसे गीत गुंज, सांध्य गीत, इनकी जो है रचनाएं हैं। तुलसीदास, अणिमा, आराधना,
आचार्य, अर्चना, नए पत्ते, बेला, अनामिका, नवीन जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आगे चलते हैं और कवि हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था, तो अल्मोड़ा के कौशनी ग्राम नामक ग्राम में हुआ था और 1977 में मृत्यु जो है इलाहाबाद में हो गया था। पिता गंगादत्त पंत थे और बचपन का नाम गुसाई दत्त इनका था। उसके बाद निराला जी ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है चितंबरा के लिए 1968 में, जो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो मैंने करा दिया हूँ आपको, वो जो है इनको मिला हुआ है। इनकी कुछ उपाधियां हैं, प्रतीकी का सुकुमार, गोसाई दत्त, साईदा, नंदिनी, एक निहत्ता, साधक प्रिय, रावणायन जून और मोती, नंदिनी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, निराला जी की ये जो है उपाधियां हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमुख रचनाएं इनमें सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ। उच्छ्वास इंपोर्टेंट है, ग्रंथि भी इंपोर्टेंट है, वीणा भी इंपोर्टेंट है और पल्लव भी इनकी इंपोर्टेंट रचना है, तो ध्यान रखिएगा। गुंजन, युगांतर और युगवाणी भी इनकी ही रचना है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ग्राम्या भी इन्हीं की रचना है जो बहुत इंपोर्टेंट है, पूछी गई कई बार है। स्वर किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, बहुत इंपोर्टेंट है इनकी रचना, कला और बूढ़ा चाँद। लोकायतन चितंबरा के लिए तो इनको मिल ही गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पतझड़, एक फटने से पहले, एक जो है एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण बेला और पांव फटने से पहले जो है, और समाधिता, शशि की तरी जो है, ये महत्वपूर्ण रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य नाटक इस प्रकार है, रजत शिखर, शिल्पी, शौर्य, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया और मानसी जो है इनके प्रमुख नाटक है सुमित्रा नंदन पंत जी का। आगे चलते हैं, महादेवी प्रसाद वर्मा, ये भी महत्वपूर्ण है। जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, मृत्यु जो है इलाहाबाद में 1987 में हो गया था। पिता गोविंद प्रसाद, आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है, आधुनिक मीरा की संज्ञा इनको दी जाती है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा भी माना जाता है और सप्तवाणा नामक कृति में इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद किया है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है यामा के लिए, जो कि 18वां था, 1982 में मिला हुआ है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं महादेवी वर्मा से रिलेटेड। आगे चलते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की इम्पोर्टेंट रचना देखते हैं, इसको जूम करना पड़ेगा क्योंकि काफी छोटा दिखा रहा है। देखिए, मधुमाला, मधुबाला, मधुकलश, उसके बाद आगे चलते हैं, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर जो इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद सतरंगी, बंगाल का काल, हलाहल, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन यामिनी, उसके बाद प्रणय पत्रिका, धारा के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और चाक खेमे 64 घूटे और 2 चट्टाने जो है इन्हीं की रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, तो इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा कवि है नरेंद्र शर्मा के इम्पोर्टेंट रचनाएं, सूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, पलासवन, मिट्टी और फूल, हसमाला और जो है रक्त चंदन जो है नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, रमेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं देखते हैं, तो मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, लाल चुनर, वारसांत के बादल, और एक रचना है विराम चिन्ह जो है रामेश्वरम शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं और भी रचनाएं देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की, ये देख ही चुके हैं लगता है कि पेज, हाँ
फिर भी देख लेते हैं। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, वेणु लोगुजे धारा, माता युग चरण, मरण ज्वार और बिजुरी कागज आच रही, ध्रुव वलय इन्हीं की रचना है। और उसके बाद सिया राम शरण गुप्त जी की रचनाएं देख लेते हैं, जैसे मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, आत्मसर्ग, पाथेय, मृणमयी, बंधु, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल और नोआ खाली, जय हिंद इनकी सियाराम शरण जी की रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं देख लेते हैं, तो कुकम, रश्मि रेखा और पलक जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे चलते हैं और अगला लेखक है बालकृष्ण नवीन की रचनाएं कुकुम। चाहिए ऊपर देखा बालकृष्ण नवीन ऊपर ही थे ना, बालकृष्ण नवीन की हो गया था। आगे चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं देख लेते हैं। त्रिधारा और मुकुल बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देख लेते हैं, तो इनकी रचनाएं में रेणुका बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंकार भी इंपॉर्टेंट है, रसवंती भी इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व गीत भी इनका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आगे इनकी रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, सामधेनी और उर्वशी। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं और है। आगे भी इनकी रचनाएं हैं, जिसमें से रश्मिरथी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के धूप, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं दिल्ली। अगला रचना है नीम के पत्ते, नील कुसुम और हारे के हरिनाम जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। आगे चलते हैं, और भी लेखक हैं उनकी रचनाएं देखते हैं, जैसे ज्ञानार्जुन विद्या मिश्र की रचनाएं देखते हैं, जैसे युगधारा, सतरंगी पंखों वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। युगधारा सतरंगी पंखों वाली रचना है। प्यासी पतराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था और खिचड़ी विप्लव जो है इनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र इनकी उपाधि है। देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पासमांकुर जो है इंपॉर्टेंट रचना है। नागार्जुन के प्रसिद्ध कविताएं की बात करें तो खून और शोले, प्रेम का बयान, अकाल और उसके बाद का जीवन होगा, पाषाणी, सिंदूर, तिला, लिख, भाल आदि जो है नागार्जुन की रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को देख लेते हैं जूम कर। युग की गंगा, नदी के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केदारनाथ अग्रवाल की, तो ध्यान रखिएगा। आग का आईना इन्हीं की ये रचना है। आग का आईना और समय समय पर जो है इनकी रचनाएं हैं। पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार के थापे, आपूर्वा इन्हीं की रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं देख लेते हैं, तो हिल्लोल बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। हिल्लोल पर आंखें नहीं भरी, यह भी महत्वपूर्ण है। नवयुग के गान, प्रलय सीजन इन्हीं की रचना है। विश्वास बढ़ता ही गया, ये भी रचना इन्हीं की है। विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। और बाणी की व्यथा जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। और लास्ट इस वीडियो की रचना है वो है त्रिलोचन जी की रचना, जिसको देख लेते हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिलोचन जी की रचना, ये चीजें ध्यान रखिएगा। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये भी जो है उन्हीं की रचना है त्रिलोचन जी की। तो ये थे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि और उसके लेखक। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।